अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। आज हम फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर का सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे, डेट इज 4.2 वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। आप में से 90 से 95% स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ में नहीं आता। आज मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको तमाम चीजें जो है ना वो बिल्कुल ठीक से समझ में आए, और मैं आपको श्योरिटी से कहता हूं कि आप अगर इस वीडियो को एंड तक सुन लेते हो ना तो आपके बुक में जितने कंसेप्ट हैं या आपके माइंड में जितने कंसेप्ट हैं इस टॉपिक के हवाले से आपको तमाम क्लियर हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है आपने वीडियो को कंप्लीट सुनना है। ये वीडियोस आपकी सहूलत के लिए ही बनाई जा रही हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। चलें हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। देखें, लास्ट वीडियो जो हमारे पास थी ना 4.1, उसमें हमने ये देखा था कि हम वर्क डन कर रहे थे लेकिन बाय कांस्टेंट फोर्स से। तो वो कैसे हम अचीव कर रहे थे कि हम ना वर्क डन किसे कहते हैं? साइंस यानी कि फिजिक्स ये कहती है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो ना और फोर्स लगा के उसको एक डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर अप करवाते हो, मतलब ये कि उसको एक ही मतलब फोर्स लगा के उसको थोड़ा सा मूव करवाते हो, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा करते हो ना, तो याद रखना ये आपका वर्क डन है। और अगर आप फोर्स हमेशा हमेशा उसी बॉडी के ऊपर फोर्स आप 5 न्यूटन लगाई, फिर आपने 5 न्यूटन लगाई, फिर आपने 5 न्यूटन लगाई और इन तीनों फोर्सेस में आपने क्या किया? F1, F2 और F3 तीनों फोर्सेस में आपने ना फोर्स को सेम रखा, लेकिन आपने इसमें जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया वो डिस्प्लेसमेंट आपने जो प्रोड्यूस किया वो क्या कहलाएगा? वर्क डन कहलाएगा। और ये हमेशा किस में होगा? एट कांस्टेंट। जब आप कांस्टेंट क्या लगाओगे? फोर्सेस, क्योंकि फोर्स को आप चेंज नहीं कर रहे। लेकिन ये हमेशा आपको ना एक स्ट्रेट पाथ में मिलता है। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर आप ना किसी भी बॉडी को मूव करवा रहे हैं, जस्ट लाइक आप ना कार को ही मूव करवा रहे हैं फोर्स लगा के, और आपका जो पाथ है, जो रास्ता है आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसका मतलब है आपकी फोर्स कभी भी चेंज नहीं होगी। या ज्यादातर चांसेस यही होते हैं, 90 से 95% तक चांसेस यही होते हैं कि आपकी फोर्स सिमिलर रहती है। क्यों? क्योंकि आपका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, आपको मतलब चीजों को टर्न नहीं करना पड़ रहा। ठीक है ना? तो लेकिन अगर यही आपका पाथ जो है वो कर्व्ड पाथ हो या आपका पाथ स्मूथ ना हो, स्ट्रेट ना हो, तो आप क्या करोगे? आप जब भी लेफ्ट या राइट साइड पे अपनी चीज को मूव करोगे, यानी कि उसके अंदर फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस करोगे, वो हमेशा जो फोर्स होगी वो फोर्स आपको कभी कम लगानी पड़ सकती है, कभी ज्यादा लगानी पड़ सकती है। तो हमारा जो टॉपिक भी है वो भी हमारा यही हमें बताता है कि आपने किस सिचुएशन में हम आपने ना बॉडी के अंदर जब प्रोड्यूस करना है डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस इन आ डायरेक्शन, तो आपने कब उसके अंदर फोर्स ज्यादा लगानी है, या आप जब उसके अंदर फोर्स कम लगा रहे हो, तो इस अमल को हम वेरिएबल फोर्सेस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा ना ध्यान से देखिएगा। चलिए, मिसाल के तौर पर ना स्टूडेंट्स, मैंने ना फर्स्ट टाइम ना मेरे पास गाड़ी ही है, मैंने फर्स्ट टाइम ना एक फोर्स लगाई F1, और ये मैंने लगाई चलने लगाई 3 न्यूटन, और इसमें जो मुझे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस मैंने किया वो था 3 मीटर। ओके, सेकंड टाइम फिर मैंने एक और फोर्स लगाई, लेकिन उसका नाम मैं दूंगा F2। ये फोर्स मैंने लगाई 4 न्यूटन की, लेकिन इस टाइम मैंने जो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया वो भी मैंने प्रोड्यूस किया 4 मीटर का। ओके, अब एक और मैंने फोर्स लगाई F3। इसके ये जो फोर्स थी ये थी 2 न्यूटन की, और इसके अंदर जो मैंने प्रोड्यूस किया डिस्प्लेसमेंट, ये भी मैंने प्रोड्यूस किया डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। अब आप देख रहे हैं कि फोर्स अगर चेंज हो रही है ना तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी कम या ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब है जो इन दोनों सिचुएशन में वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो वर्क डन जो प्रोड्यूस होगा वो हमेशा किसके थ्रू हो रहा है? एट वेरिएबल फोर्सेस। तो पहली सिचुएशन में अगर वर्क डन की हम बात करें तो W इज इक्वल टू, आपको पता है हमेशा क्या होता है? एफ डॉट डी, ये होता है ना आपके पास वर्क डन। तो पहली सिचुएशन में आपके पास एफ फोर्स कितनी है? F1 कितनी है? 3। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 3 9 आ गया, यानी कि वर्क डन आपके पास फर्स्ट सिचुएशन में 9 प्रोड्यूस हुआ। सेकंड सिचुएशन में आप देखो 4 4 16, सेकंड में 16 आपको प्रोड्यूस हुआ, और थर्ड में 2 2 4, यानी कि तीनों में आपको एक डिफरेंट वर्क डन जो है वो प्रोड्यूस होके आ रहा है, क्योंकि फोर्स डिफरेंट है। अच्छा, अब आप माइंड में ये सोचोगे कि सर ये तो आपने वो वाला फार्मूला लगाया ना जिसमें हमने ये देखते हैं कि हमारा जो वर्क डन है, जो कि हमारे पास एक डॉट प्रोडक्ट है, तो ये भी तो एक फार्मूला था ना सर, एफ डी
कोस थीटा वर्क डन का। तो सर इसमें अगर आप इन वैल्यूज को पुट करें तो आप तो कोस थीटा आप क्या करोगे, यहाँ पे तो एंगल आ रहा है, तो क्या सर एंगल जो है, एंगल ये वाला फार्मूला कभी भी नहीं अप्लाई होगा जब हमारी फोर्सेस जो है वो वेरिएबल होंगी। नहीं, फर्ज करें आपकी फोर्स कांस्टेंट रहती है लेकिन आपका एंगल अगर चेंज हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पर एंगल कब चेंज होता है स्टूडेंट्स, जब आपका जो बॉडी होती है ना, वो बॉडी के ऊपर जो आपने फोर्स प्रोड्यूस करनी होती है, जो बॉडी के ऊपर जो फोर्स लानी होती है उसकी डायरेक्शन पैरेलल नहीं होती, तो आप क्या करते हो, उस बॉडी का दो कंपोनेंट्स में उसको, उस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में चेंज कर लेते हो। एक होती है एक्स कंपोनेंट जिसको हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहते हैं, और एक होता है वाई कंपोनेंट जिसको आप वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट की जो फोर्स होती है ना, यानी कि एफ एक्स जो होती है, वो हमेशा पैरेलल किसकी होती है, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो एक बात यहां पे अंडरस्टैंड करना, अगर आप सेम सेम लगा रहे हो, आप कांस्टेंट लगा रहे हो फोर्सेस, लेकिन उस फोर्सेस के अंदर आपका एंगल चेंज हो रहा है, यानी कि फर्स्ट F1 में ना आपका एंगल, फर्ज करें इस एग्जांपल पहले की बात करते हैं, तो जिसमें आपके पास जो फोर्स है F फोर्स जो है वो, जिसमें आपके पास 5 न्यूटन है और आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हो, आप 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम आपने फोर्स लगाई ना 5 न्यूटन की, तो आपका जो एंगल प्रोड्यूस हुआ ना वो 90 डिग्री का आया एंगल। सेकंड टाइम में आपने फोर्स लगाई फिर 5 न्यूटन की, जो एंगल प्रोड्यूस हुआ वो हुआ 30 का। थर्ड टाइम जब आपने फोर्स लगाई तो जो एंगल प्रोड्यूस हुआ वो हुआ 180 का। अब आपको पता है यहाँ पे 90 एंगल का क्या मतलब है कि आपकी जो बॉडी के अंदर वर्क डन है वो स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि आप आहिस्ता आहिस्ता वर्क डन को स्पीड कर रहे हो, वर्क डन आपका फोर्स ज्यादा लग रही है और स्पीड से वर्क डन आपके पास आ रहा है। 30 का भी यही मतलब है कि आपका अभी स्लो है प्रोसीजर, लेकिन ये गेन की तरफ जाएगा, यानी कि आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। लेकिन 180 जब आपका एंगल होगा तो आपको पता है यहाँ पे स्पीड डिक्रीज होती है, यानी कि वर्क डन डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब आपका वर्क डन डिक्रीज या इंक्रीज फोर्स की वजह से नहीं हो रहा, एंगल थीटा की वजह से हो रहा है। तो अगर एंगल थीटा की वजह से भी आपका वर्क डन इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो इसका यही आपने मतलब लेना है कि वर्क डन जो है वो किसके थ्रू आ रहा है, वेरिएबल फोर्सेस के थ्रू आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से आपने ना ग्राफ को मेंटेन करते हैं। देखिए पहले ग्राफ समझिएगा, फिर मैं आपके टॉपिक की तरफ चलता हूं। देखिए अगर ना कांस्टेंट फोर्स, जब हमारी 4.1 टॉपिक के अंदर कांस्टेंट, जब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की मदद से हम प्रोड्यूस कर रहे थे, तो वहां पे जब हम ग्राफ बना रहे थे तो हमारा ग्राफ इस तरह का आ रहा था। क्या हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, किसको, एक्स एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट को लिया, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट 1 2 3 और वाई एक्सिस पे जब हम फोर्स लेंगे तो फोर्स हमेशा आपको पता है कांस्टेंट में कांस्टेंट रहती है, तो आपको एक ऐसे रेक्टेंगुलर ग्राफ मिलता है। ओके, तो आप यहां से क्या करते हो कि रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है ना, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो जब लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास एरिया आ जाएगा, और एरिया ही आपका क्या होता है, ये आपको किस क्या मेजर करके देता है, वर्क डन मेजर करके देता है, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू हमें बताता है। ओके, लेकिन अब फर्ज करो हमारी फोर्सेस जो हैं वो चेंज हो जाएं, अगर हमारी फोर्सेस जो हैं वो चेंज हो तो फिर हम इस अमल को किस तरह करेंगे। तो अब जरा यहां पे देखिएगा, अब देखिए मेरे पास एक्स एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस पे मेरे पास फोर्सेज है, फोर्स मेरे पास कौन कौन सी है, ये वाला मैं लेने लगा हूं। तो फर्स्ट टाइम मेरी फोर्स क्या है, पहले मैं डिस्प्लेसमेंट को लेता हूं। फर्स्ट टाइम मेरा डिस्प्लेसमेंट था 3, 3 से हुआ 4, 4 से हुआ 2। अब F1, फिर F2, फिर F3, यहाँ पे मेरी फोर्सेस चेंज हुई हैं। आप फोर्सेस को भी चेंज कर सकते हो, यानी कि 3 4 और 2 फोर्सेस को भी ले सकते हो। तो जब आप यहां से बनाओगे तो आपको एक रेक्टेंगुलर मिलेगी, रेक्टेंगुलर। लेकिन एक चीज यहां से देखना, अगर आप 3 मीटर का जो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया, वो आपने फोर्स 1 लगा के कवर अप किया, 3 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट था वो फोर्स 1 लग के कवर अप हुआ आपका फासला। अब जैसे ही आपने फोर्स 2 लगाई तो आपका डिस्प्लेसमेंट 3 से कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। अब एक बात आपने मुझे बतानी है, यहां पर आपका जो फर्स्ट में, चले मैं थर्ड वाली डिस्प्लेसमेंट को भी लेके आता हूं, और जब आपने थर्ड फोर्स लगाई ना तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिक्रीज हो गया, 2 पे आ गया। अब अगर आपने ना यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि पहले वाली जो मैंने फोर्स लगाई है उसका जितना एरिया, यानी कि 3 मीटर का जो एरिया है उसको आप लोगे, उसकी पहली यहाँ पे आपको 3 रेक्टेंगल मिल रही हैं। यहाँ पे कांस्टेंट देखिए, जब आप ना वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स से कोई वर्क डन लगाते हो तो आपको हमेशा एक रेक्टेंगुलर प्रोड्यूस होती है।
ठीक है। लेकिन जब आप 3, 4, 5 या इनफिनिट फोर्सेस लगाओगे ना, तो स्टूडेंट्स हमेशा आपको रेक्टेंगुलर जो प्रोड्यूस होंगी वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि अगर फोर्स ज्यादा लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर अप हो रहा है, अगर फोर्स कभी कम लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट कम प्रोड्यूस होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 रेक्टेंगुलर आपको शो हो रही हैं, तो 3 रेक्टेंगुलर आप किस तरह इसके एरिया को फाइंड आउट करोगे, आप लिखोगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब ये लेंथ में तीनों की लेंथ आ जाएगी, तीनों की लेंथ आ जाएगी रेक्टेंगुलर की, और तीनों की विड्थ आ जाएगी। तीनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों रेक्टेंगुलर के एरिया को प्लस करके आप क्या वर्क डन निकाल लोगे। अब यहां से एक चीज समझिएगा, अब जो आपके बुक में अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आती, देखें जब मैंने फर्स्ट फोर्स लगाई तो मैंने 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया, जब मैंने सेकंड फोर्स लगाई ना मैंने 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया। अब यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स बन रही हैं, लेकिन मैं कहता हूं नहीं 2 रेक्टेंगल्स नहीं बन रही, ज्यादा बन रही हैं, क्योंकि देखो अगर आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो ना तो आप मुझे ये कहोगे, लाजमी ये आंसर करो, मेरे से क्वेश्चन करोगे कि सर देखें 3 मीटर से जब आप जंप हुए हैं फोर्स 2 लगाकर 4 मीटर पर, तब स्टूडेंट्स तब सर ये बताएं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और सो ऑन 3.9 तक, सर ये कहां पे गए मीटर, इतनी जल्दी आपने मीटर कवर अप कर लिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फर्ज करें मैंने F1 लगाई, मेरी गाड़ी लाहौर चलेगी, अब F2 मैंने फोर्स एक और अप्लाई की, F2 पे मेरी गाड़ी इस्लामाबाद चलेगी, तो मैं आपको कहा कि जी अब मेरी गाड़ी जो है ना, मेरी गाड़ी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया ना वो इस्लामाबाद तक चली गई है, लेकिन दरमियान में लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान में क्या बाकी सिटीज नहीं आते, आ रहे हैं ना, जैसे गुजरांवाला है, गुजरात है, लाला मूसा है, आपके पास जेहलम है, जेहलम के बाद अटक है, आपके पास गोजर है, गुजर खां है, कितने सिटीज आ रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा सिटीज होंगे, तो क्या हमारी गाड़ी वहां से गुजर कर इस्लामाबाद के पॉइंट पे ना पहुंची होगी, तो क्या उन चीजों को नहीं हमें अंदर लाना चाहिए, उन पे भी तो रेक्टेंगुलर बनेंगे ना, तो वो क्या कहलाएंगे, मतलब लाहौर से फर्ज करो आप गुजरांवाला जाते हो तो वो आपकी 3.1 कहलाएगी, फिर 3.2, फिर 3.3, 3.4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर जाके आप इस्लामाबाद पहुंचे, यानी कि 4 मीटर पर आप पहुंचे। ठीक है, तो इसका मतलब हमें उसके भी रेक्टेंगुलर बनाने पड़ेंगे, यानी कि इस 4 वाले एरिया में यानी कि F2 में हमें मजीद 9 रेक्टेंगुलर बनाने पड़ेंगे। मजीद कितने स्टूडेंट्स, 9 रेक्टेंगुलर। तो मैं यहाँ पे आपको मैयर कर देता हूँ 3.1, 2, 3 सो ऑन 3.9 तक। अब आप स्टूडेंट्स को ये भी पता होना चाहिए 3.9 से भी अगर मैथमेटिकली में अगर किसी ने 3.9 से भी 4 पर अचीव करना है ना, तो इसके अंदर भी आपको 9 डिजिट्स मिलते हैं, यानी कि 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3 और सो ऑन आपका 3.9.9 के बाद आपका 4 आएगा। ओके, तो इसका मतलब आपको यहां पर भी 9 रेक्टेंगुलर्स मजीद बनानी पड़ेंगी। कैसे, देखिएगा 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3 सो ऑन 3.9.9 फिर आपके पास 4 आएगा। इसका मतलब आपने अभी तक कितनी रेक्टेंगुलर्स बना ली हैं, अभी तक आपने 9 और 9 18, 18 और 3 आपके पास 18 और 3 21 आपने अभी तक रेक्टेंगुलर्स बना ली हैं। अब यहां पे नहीं अभी खत्म हुआ, यहां से देखिएगा, अब आपने ध्यान से सुनते ना मैं आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन होंगे ना मुझे पता है आप क्या क्या सोच रहे हो, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब थर्ड जब आपने फोर्स लगाई, थर्ड फोर्स लगाई तो आपने तो जो मीटर कवर अप किया, जो डिस्टेंस कवर अप किया वो तो किया ही 2 मीटर, यानी कि वो 3 से भी कम हुआ, तो इसका मतलब आपको 4 से भी पीछे आना चाहिए, यानी कि 4 से पीछे पहले आप 3.9.9 से पीछे दोबारा हो गए 3.9.8, 3.9.7, 3.9.6, 3.9.5, 3.9.4, 3.9.3, 3.9.2, 3.9.1 यहां तक आए, यानी कि 9 को फिर आपने रिवर्स किया। जैसे ऐसे ही है जैसे मैं इस्लामाबाद से फिर दोबारा ना कहां पे आ जाऊं, अब मैं इस्लामाबाद से लाहौर नहीं आया, क्योंकि लाहौर पे आया होता वो तो मेरा क्या बनता है 3 मीटर बनता है, ठीक है ना, जब मैंने फोर्स 1 लगाई है। अब मैं इस्लामाबाद से ना एक और मैंने फोर्स लगाई अपनी गाड़ी को, मैं डायरेक्ट फैसलाबाद आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैं रिवर्स चलूं, इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान में जितने सिटीज आ रहे हैं पहले उनकी रेक्टेंगुलर बनाऊं, फिर लाहौर से फैसलाबाद के दरमियान में जितने सिटीज आ रहे हैं उनकी रेक्टेंगुलर बनानी मुझे पड़ेगी, रिवर्स काम भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे एक एक्चुअल में मुझे वर्क डन चाहिए। वैसे तो वर्क डन आप
मैथमेटिकली निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको ये प्रूव करके देने लगा हूं कि मैथमेटिकली वर्क डन भी निकालना बहुत ज्यादा टफ होता है। बस आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना। देखिए आपने क्या किया, अब दोबारा से आप आएंगे 3 पॉइंट, अभी तक 3.1 तक आप आ गए। अब आप क्या करोगे, 3.9 तक अभी आप आए, 3.9 के बाद आओगे 3.8 पे, फिर 3.7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर अभी आप 3 पे आए हो। अब 3.9 पॉइंट, अब 3 पे आए तो 3 के पीछे क्या आता है 2.9.9, तो अब 2.9.9 से भी पीछे आ जाओ, यानी कि 9 और 9 18, 18 और 9 और 9 फिर 18 और 18, 36 टाइम आपको बैक आना पड़ेगा जब आपने फोर्स 3 लगाएंगे ना, 2 जिसने 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया, तो आपको 36 आपको रेक्टेंगल्स मजीद बनानी पड़ेंगी। 36 ये बनी, 21 ये बनी, तो टोटल आपकी 57 रेक्टेंगल्स बनेंगी। तब आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअल में कितना एरिया है। जब आप इन तमाम रेक्टेंगल्स को लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो लेंथ को जब विड्थ से मल्टीप्लाई करोगे फिर आपका एरिया आएगा, और तमाम 57 की जो रेक्टेंगल्स हैं इनके एरिया को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास वर्क डन आएगा। ये है स्टूडेंट्स, ये है आपका, इस तरह आपको ग्राफ, इस वजह से स्टूडेंट्स आपको ग्राफ नहीं समझ में आते। देखें ये एक्चुअल में, अब आप कहोगे सर ये मतलब इतना टफ क्यों है, ग्राफ को समझना इतना टफ क्यों है। देखिए मैं आपकी ना पहले इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखता हूं। देखिए आपके पास ना वर्क डन क्या था, वर्क डन W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, ऐसा ही है। अब मैंने वर्क डन W1 मैंने किया, वो मेरे पास आया F1 डेल्टा D1, मैं आपको बताता हूँ डेल्टा कैसे है, डेल्टा D1 कोस थीटा 1, फिर मेरे पास वर्क 2 W2 इज इक्वल टू F2 डेल्टा D2 कोस थीटा 2। चलते चलते ये मेरे पास FN सॉरी WN इज इक्वल टू FN डेल्टा DN इज कोस थीटा N। अब ये ध्यान से आपने ना मेरी बातों को समझना है। देखें F1 का क्या मतलब है, ये आपको पता है, फोर्स 1 डेल्टा D1। अब आप सारा आपने तो यहाँ पे D1 शो किया है, एक बात मुझे बताएं, डेल्टा में क्यों, डेल्टा का मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा वैसे तो अगर जब मैंने फोर्स 1 लगाई तो मेरा 3 मीटर का मैंने क्या किया, मैंने 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया, तो इसका मतलब है अगर मैं रेस्ट से एक खड़ी हुई गाड़ी को लाहौर तक लेके जाता हूं, तो मैंने लाहौर से रेस्ट में खड़ी हुई गाड़ी, इसके दरमियान में भी तो मैंने कुछ सिटीज को कवर अप किया ना, तो उसको मैं डेल्टा डेल्टा कह देता हूं कि मेरा भाई इतना डिस्प्लेसमेंट मेरा चेंज हुआ है रेस्ट से लाहौर तक, यानी कि फोर्स 1 लगाने से पहले पहले मैंने इतना डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर अप किया। जैसे मैंने फोर्स 2 अप्लाई की तो मैंने मजीद डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया, उसको मैं फिर चेंज कर लिया, क्योंकि अब मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ा ना, चेंज हुआ ना, तो डेल्टा का मतलब अब मेरा डिस्प्लेसमेंट कम या ज्यादा मैंने शो करना है। तो सेकंड टाइम जब मैं फोर्स लगाई थी तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ था, यानी कि 4 मीटर, तो उसको मैंने डेल्टा D2 से रिप्रेजेंट कर लिया। थर्ड टाइम जब मैंने फोर्स लगाई तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हुआ, तो कम हुआ तो इसका मतलब डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज को शो करता है, ठीक है, तो उसको मैंने डेल्टा D3 से शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इन तीनों सिचुएशन में क्या आपको लगता है एंगल नहीं तब्दील हो रहा? आपको मैंने बताया था जब तक आप 90 के एंगल से नीचे नीचे रहते हैं ना, आपकी हमेशा वर्क डन ये शो करता है कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। जैसे ही आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो जाती है ना, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है, तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आपका एंगल जो है वो 90 से अबव चला गया। अब जब आपने फोर्स नंबर 3 लगाई तो आपकी स्पीड डिक्रीज हुआ है, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट कम अचीव हुआ है कि ज्यादा अचीव हुआ है, कम अचीव हुआ है ना 2 मीटर, तो इसका मतलब है आपका वहां पे एंगल कितना था, आपका वहां पे एंगल 90 से अबव था। इसी वजह से तीनों सिचुएशन, तीनों फोर्सेस में आपका एंगल भी डिफरेंट आ रहा है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें, अब यहाँ पे WN का क्या मतलब है, WN का मतलब है कि अगर आप इस काम को, ये ग्राफ जो है, इस तरह के रेक्टेंगल्स आप इन्फिनिट तक बना सकते हैं, लामहदूद ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। अब ये लामहदूद क्या ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, ये भी आपको बताऊंगा, बस रुके रहिए। देखें WN का क्या मतलब है, वर्क डन, मतलब इन्फिनिट लेवल तक वर्क डन, कोई वैल्यूज अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, उसमें इसका मतलब अगर आप वर्क डन आपका लामहदूद है तो फोर्स भी लामहदूद होगी, उसके अंदर जो डेल्टा D है वो भी लामहदूद होगा, और उसके अंदर जो एंगल है वो भी लामहदूद होगा, ठीक है। लेकिन लामहदूद का ये मतलब नहीं कि आपको पता ही नहीं आपने जाना कहां तक है। लेकिन फर्ज करें मैं आपको कहता हूं आपने ना F1 से लेकर ना F1000 तक आपने फोर्स लगानी है, तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप 1000 तक ग्राफ बनाएंगे। आपने
F3 तक जब आपने ग्राफ बनाया ना, आपको 57 रेक्टेंगल्स मिली हैं। अगर फर्ज करें यही आप 1000 तक ग्राफ बनाएं फोर्स लगा के, तो आपको कितनी रेक्टेंगल्स मिलेंगी? तो इसका मतलब है आप ना F1 लगाओगे, F2 लगाओगे, F2 लगाने के बाद ना आगे सो ऑन, यानी कि डॉट डॉट के निशान लगाने के बाद आप क्या लिखोगे? FN। FN मींस वो वहां पे आपका FN का शो करेगा, वहां पे जो वर्क वर्क WN शो क्या करेगा कि यहाँ पे जो है ना मैं 1000 यानी कि F1000 तक अब आ गया हूँ, यानी कि F1000 तक जो मैंने फोर्स लगानी है वो मेरी FN कहलाएगी। तो FN का ये मतलब नहीं, अपने माइंड से ये मतलब निकाल दें FN का, कि FN का हमेशा यही मतलब होता है कि इन्फिनिट। हाँ इन्फिनिट होता है, लेकिन अगर आपको एक वैल्यू आगे मेंशन कर दी जाए तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अगर 1000 तक मैंने जाना है ना तो 1000 मेरा FN है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें यहां से अब आप क्या करोगे, ये चीज आई थिंक सो आपको समझ में आ गई। यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर्स मिलेंगे, लेकिन एक बात मुझे बताएं, आपके ना बुक वाला ना ये एक फार्मूला आपको शो करता है, इसके बाद वो कहता है, अब आपको पता है कि ये W आपके पास 3 है, तो आपने टोटल वर्क डन मालूम करना है ना, तो टोटल वर्क डन कैसे आएगा? W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 आपके पास क्या था? F1 डेल्टा D1 कोस थीटा 1 प्लस F2 आपके पास क्या, सॉरी W2 क्या था? F2 डेल्टा D2 कोस थीटा 2 प्लस W3 आपके पास क्या था? F3 डेल्टा D3 कोस थीटा 3। और चलते चलते अब चलें, अब इन तीनों को अगर मैं ऐड कर लेता हूं, तो इन तीनों को ऐड करने का एक प्रोसीजर है, वो जो कि आपके पास क्या है? समीशन, ब्रैकेट के अंदर लिखें समीशन, ऐसे ये समीशन का साइन होता है, इसके ऊपर n डालें, i ब्रैकेट में Fi डेल्टा डी आई कोस थीटा आई। अब ये i क्या है और Fn आप इसके सामने ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये सो ऑन कहां तक है? ये सो ऑन है Fn डेल्टा डी एन कोस थीटा एन, ये यहां तक, यानी कि इन्फिनिट लेवल तक आपकी ये फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, अब ये आई क्या है? आई इस तरह देखें, अगर मैंने 1000 तक फोर्स लगानी थी, तो जैसे मैं ना 800 या 700 या 850 तक मैं पहुंचा, 850 तक मैं पहुंचा, तो स्टूडेंट्स मैंने ये आइडिया लगा लिया कि हाँ यहां तक जो मैंने फोर्सेस लगाई है ना, वो यहां तक फोर्सेस लगा के मेरा जो वर्क डन आ रहा है, क्या मेरा वर्क डन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? तो वहां पे मैं ये आइडिया लगा लूंगा कि इससे आगे नेक्स्ट 1000 तक मैं पहुंचते पहुंचते मेरा वर्क डन क्या होगा, एक्चुअल में मेरा आंसर क्या आएगा। यानी कि ये देखिए ना, अगर 1000 तक, अगर 1000 तक मैंने जाना था, तो 800 तक मेरा जो वर्क डन आ रहा है ना, वो वर्क डन मेरा क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन आ रहा है। तो मुझे यहां से आइडिया हो जाता है कि मैंने जब 1000 तक इसको अचीव करना है ना, फोर्स 1000 लगा के मैंने W1000 लेके आना है, तो मेरे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैं करीब तर पहुंच गया हूं, अपनी मंजिल के करीब तर मैं पहुंच गया हूं। तो इसी वजह से यहाँ पे आई को, उस चीज को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें आई, एन का क्या मतलब होता है? इन्फिनिट। जैसे कि ये 1000 क्या है? इन्फिनिट था। ठीक, इसलिए मैंने आपको कहा था कि 1000 आपका इन्फिनिट है। अभी समझिएगा आई कैसे। देखें आई के बाद क्या वर्ड आता है अल्फाबेट्स में? आई, जे, के, एल, एम, 4 वर्ड्स आते हैं बस आई के बाद, और फिर एन आता है। इसका मतलब है कि एन के आने से 4 वर्ड पहले आई जो आता है, आई ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके जो आई पे आपका आंसर आ रहा है ना, जो आई पे आपको वर्क डन मिल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव मिल रहा हो, नेगेटिव मिल रहा हो या जीरो मिल रहा हो, आई के बाद जब एन तक आप जाओगे ना, तो आपकी सिचुएशन चेंज नहीं होगी। अंडरस्टैंड बात को कर रहे हैं? ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये आई का मतलब होता है। अब आपने यहाँ पे डेल्टा डी वन से, आपने डेल्टा डी से आपने कंफ्यूज नहीं होना। डेल्टा डी आपको क्या शो करवाता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना कम या ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे ना आपकी बुक वाला आपको क्या कहता है? वो आपकी बुक वाला एक चीज यूज करता है, वो कहता है अगर आपने एक्यूरेट वर्क डन लेके आना है, अगर आपने एक्यूरेट वर्क डन लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेल्टा डी को अप्रोचेस टू जीरो करना पड़ेगा। तो वो होता है डेल्टा डी टू अप्रोचेस, मतलब अगर आपने ना इससे भी ज्यादा अच्छी वर्किंग करनी है, तो आप क्या करोगे? आपको मैंने बताया था ना स्टूडेंट्स कि आपको ये देखें, जब मैंने 3.9 के बाद 4 आता है ना, तो 3.9 के बाद मैंने उसको फिर सब डिवाइड किया 9 हिस्सों में। कैसे? 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3। अक्सर आप अगर देखोगे ना, तो आपके कॉलेजेस वगैरह में, या आप जब सीखोगे, आप 3.9 के बाद क्या कहोगे? जी 3.9 है, तो 3.9 के बाद आंसर लिख दो 4। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां तक आपका डेल्टा डी कहलाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर आप
इस डिस्प्लेसमेंट को मजीद करेक्ट देखना चाहते हो तो आप 3.9 को भी सब डिवाइड करो, मजीद उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करो। कैसे? 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5, 6, 7, 8, 9 और फिर 4 लिखोगे तो आपका मजीद एक्यूरेट आंसर आएगा। इसको आप कहोगे कि वर्क डन इन अ एक्यूरेट, के एक्यूरेट वैल्यू में आपको वर्क डन कैसे मिलता है। और वहां पे आप इस फार्मूले को चेंज कर दोगे, फिर वहां पे आप इस फार्मूले को क्या लिखोगे, आप लिखोगे W इज इक्वल टू, लिमिट लगाओगे समेशन डाल के, ऐसे लिमिट आप अप्लाई करोगे तो लिमिट में क्या है, लिमिट में आई जो आपके पास है ये कहां पे पहुंच गया, अप्रोचेस टू जीरो। डेल्टा डी आपके पास कहां पे आ गया, डेल्टा डी अप्रोचेस टू आ गया जीरो। तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, एफ आई डेल्टा डी आई कोस थीटा आई। ओके स्टूडेंट्स, ये आई मतलब देखो 3.9.9, 3.9.9 के बाद तो नहीं आप इस डेल्टा डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट को मजीद तो नहीं ना थोड़ा कर सकते, उसके बाद तो ये जीरो ही हो जाना है। यानी कि 3.9.9 के बाद 4.0 आता है तो इसका मतलब 4 ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपका ग्राफ का ये सिस्टम होता है जिसकी वजह से आपको ये ग्राफ अक्सर तंग करते हैं, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। मैंने इसको आपको एक आपकी रोजमर्रा जिंदगी की एग्जांपल से भी मैंने आपको लिंक्ड करके आपको बताया। ये आपका यहाँ तक टॉपिक था। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।